जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू अवेकनिंग क्लासेस। सो आज के लेक्चर में हम जनरल इंग्लिश के और इंटरपर्सनल स्किल्स के जो भी जेकेपीएसआई में क्वेश्चंस आए थे, चाहे वो सीबीटी एग्जाम्स हुए थे या ऑफलाइन पेपर हुआ था, उनको कवर करेंगे। ठीक है, देयर आर आई थिंक 25 क्वेश्चंस हैं आज के लेक्चर में जो हम देखेंगे। देखो, ये आपको ना इंग्लिश वाला पोर्शन है, आप बचपन से इंग्लिश पढ़ते आए हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा इस टॉपिक को तो ऐसे करना कि हर एक क्वेश्चन को खुद ट्राई करना। मतलब जस्ट समझ लो कि आपका एग्जाम हो रहा है और कुछ क्वेश्चंस आए। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं आए थे, इंग्लिश बहुत इजी मानी जाती है जो उस एग्जाम में आई थी। ठीक है, तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को खुद ट्राई करना और उसके बाद एक्सप्लेनेशन और कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा। फिर एट द एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा इंग्लिश आपको कैसे प्रिपेयर करनी है, कहां से करनी है, वो चीजें भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट करे अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ इसको। देखो, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन। तो हमें बताना है कि करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है। वर्ड इज क्लैंडेस्टीन। क्या वर्ड है? क्लैंडेस्टीन। तो बताओ, ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है, सी है या डी है? तो पहले खुद ट्राई करो, क्लैंडेस्टीन का कौन सा करेक्ट वर्ड है यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन बी। क्लैंडेस्टीन का स्पेलिंग होता है CLANDESTINE, क्लैंडेस्टीन। ठीक है, क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है कोई काम सीक्रेटली करना। ठीक है, मतलब ज्यादातर इलीगल वे में जब हम काम करते हैं ना, कोई इलीगल काम कर रहे होते हैं और सीक्रेटली करते हैं, मतलब चुरा के छुपा के कोई काम करते हैं, इलीगल काम, उसके लिए क्लैंडेस्टीन वर्ड यूज होता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस वर्ड का साइनोनियम भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो साइनोनियम के लिए याद कर लो। क्लैंडेस्टीन का मतलब होता है कोई काम सीक्रेटली करना और मोस्टली ये इलीगल वे में यूज किया जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। सो मूविंग टुवर्ड्स योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट टेंस। यहाँ टेंसेस का क्वेश्चन है। इट डैश एंड द ग्राउंड वाज स्टिल वेट। मतलब बारिश हुई होगी और ग्राउंड अभी भी गीला है। ठीक है, ग्राउंड अभी भी गीला है और बारिश हुई होगी। तो पूछा यहाँ पर फिलअप में क्या आएगा? इट हैड बीन रेनिंग, इट हैव बीन रेन्ड, ठीक है, इट वर रेनिंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग। देखो, सबसे पहली बात, अब इस क्वेश्चन को आपने आई होप पहले खुद ट्राई करो, पहले थोड़ा दिमाग लगाओ ना। ऐसे थोड़ी है कि मतलब सारे एक्सप्लेनेशन जब भी मैथ रीजनिंग या इंग्लिश में पढ़ा रहा हूं, आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए पहले खुद ट्राई करने वाली। ठीक है, बाकी पोर्शन में फिर नहीं आता तो नहीं आता है, बट इंग्लिश और मैथ रीजनिंग में दिमाग यूज करना होता है। जैसे कल मैथ रीजनिंग के भी क्वेश्चन किए हैं, तो आई होप आपने अगर जेकेपीएसआई का एग्जाम देना तो आपने वो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, उसके क्या पीवाईक्यूज थे। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट डैश एंड द ग्राउंड वॉज स्टिल वेट। मतलब ग्राउंड अभी भी गीला है। ठीक है, ग्राउंड अभी भी गीला है, उससे पहले बारिश हुई होगी, इसका मतलब बारिश पास्ट में हुई है। ठीक है, पहली बात तो पास्ट में। तो इट हैज नॉट बीन रेनिंग तो पहले ही काट दो। ठीक है, अगर कह रहा है कि ग्राउंड अभी भी गीला है तो इसका मतलब है कि बारिश हुई होगी ना, तो इट हैज नॉट बीन तो नहीं आ सकता। और दूसरी बात, ये प्रेजेंट परफेक्ट की परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात है, ये वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि पास्ट में बात होनी चाहिए। इट वर रेनिंग, इट के साथ पहली बात तो वाज आना चाहिए था। अगर ये पास्ट परफेक्ट को बता रहा है, पास्ट को टेंस को बता रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूस को बता रहा है, वाज वर पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज होता है, तो इट वाज आना चाहिए था। इट वर, आपको पता है कि इट वर इमेजिनरी के लिए यूज होता है, तो यहां पर इमेजिनेशन की कोई बात नहीं है। कह रहे हैं कि ग्राउंड अभी भी गीला है, इसका मतलब उससे पहले बारिश हुई होगी। ठीक है, इट हैव बीन रेन, ये अपने में ही गलत है। हैव बीन, जहां पर बीन लग जाए तो यहां पर रेनिंग आना चाहिए था। इट हैड बीन रेनिंग इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो, टेंसेस में मैंने इन डेप्थ आपको चीजें समझाई हुई हैं कि क्वेश्चन को किस तरह से ढूंढना होता है। यहां पर एक तरीका आप ऐसे भी सोच सकते थे कि ये पास्ट में बात हो रही है, इट वाज स्टिल, ग्राउंड वाज स्टिल वेट, उससे पहले की बात हो रही है, तो या तो पास्ट परफेक्ट आना चाहिए था या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ही यहां पर यूज हुआ है। अगर पास्ट परफेक्ट होता तो तब भी चल सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी आपका एक सेंटेंस पास्ट में है और उससे पहले कोई चीज हो रखी है तो वहां पर पास्ट परफेक्ट आ सकता है। तो यहाँ पर रेनिंग, बारिश हो रही थी पास्ट में और ग्राउंड अभी भी गीला है, मतलब अभी भी गीला है, तो इसका मतलब पास्ट की बात है, तो इट हैज बीन रेनिंग यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, दिस इज क्लियर। So moving towards to your next question, choose from the following given option the synonym of the word serene। तो serene का आपको synonym बताना है। ठीक है, serene का synonym क्या है? wild, upset, calm या frantic। तो बताओ, serene का synonym मतलब सेम मीनिंग जो है serene वर्ड का कौन सा है? ठीक है, तो serene का मतलब होता है काम, शांत। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बाकी upset तो wild तो आपको पता है। frantic वर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रैंटिक मतलब होता है कोई काम, जब भी आप कोई काम जल्दबाजी में करते हो ना, कोई भी चीज जब आप जल्दबाजी में करते हो ना, उसके लिए फ्रैंटिक यूज किया जाता है। डन समथिंग इन अ ग्रेट हरी। ठीक है, जल्दी में कोई चीज करना है, उसके लिए आप वर्ड
फ्रैंटिक यूज करते हो, तो ये याद कर लो, फ्यूचर पर्सपेक्टिव में साइनोनिम एंटोनिम में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो अगर आप ये जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन देखोगे ना, ये सारे क्वेश्चन ही इजी थे, कोई भी क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, आप कॉमन सेंस से और थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन कर सकते थे। आज के टाइम में अब क्वेश्चन थोड़े टफ आ रहे हैं इंग्लिश के, वो हम धीरे धीरे देखेंगे, बट पहले हमें इनको कवर करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ऑलवेज, देखो आपका इंटरपर्सनल स्किल है तो वहां पे कम्युनिकेशन वगैरह चीजें आती हैं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर तो होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए और अपने आप में कंप्लीट होनी चाहिए, ये तीनों ही स्टेटमेंट आ सकती है ना। इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जहां पर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूं, जैसे मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कल मैथ्स पढ़ाया, परसों मैंने आपको अगर इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई, उससे पहले मैंने पॉलिटी एंड गवर्नेंस पढ़ाई, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं अगर मैं आपके दिमाग में वो क्लियरली कंसेप्ट समझा पा रहा हूं, करेक्ट सेंटेंस बता रहा हूं, करेक्टली समझा पा रहा हूं, कंप्लीट बता पा रहा हूं, इसका मतलब मैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा हूं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लियरिटी की बात भी होती है, करेक्टनेस भी होती है और कंप्लीटनेस की भी बात होती है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स के बहुत इजी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। आइडेंटिफाई द साइनोनियम फॉर द वर्ड इमिनेंट, इमिनेंट का साइनोनियम बताना है हमें। ठीक है, इमिनेंट का साइनोनियम बताना है, इमिनेंट का मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एक्सपीडियंट होता है, इम्पेंडिंग होता है या अनलाइकली। ठीक है, आप तभी साइनोनियम बताओगे जब आपको इमिनेंट का मीनिंग पता होगा। इमिनेंट क्या होता है, इमिनेंट होता है जो जिस चीज के होने के चांसेस हैं कि अभी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी। ठीक है, लाइकली टू हैपन सून, किसी चीज के जल्दी होने की चांसेस जो होते हैं ना, उसके लिए हम इमिनेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इमिनेंट मतलब लाइकली टू हैपन सून, कोई चीज जल्दी हो सकती है, उसके लिए इमिनेंट यूज करते हैं। तो इसका जो साइनोनिम है दैट इज इम्पेंडिंग। क्या है इम्पेंडिंग, आप याद कर लेना, इम्पेंडिंग का मतलब भी यही होता है कि जो चीज मतलब हो सकती है, जल्दी हो सकती है, चांसेस है कि वो जल्दी हो जाएगी, उसके लिए इम्पेंडिंग यूज करते हैं, या इमिनेंट भी उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो आपको पता है। एक्सपीडियंट आपको पता होना चाहिए, एक्सपीडियंट वर्ड क्या होता है, देखो एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि किसी चीज, फॉर एग्जाम्पल कोई काम ऐसा किया किसी ने, वो आपके लिए हेल्पफुल हो गया, मतलब आपके वो चीज काम आ गई। ठीक है, बट वो ऑनेस्ट या मॉरल तरीके से नहीं था। ठीक है, कई बार 100 बार ऐसी चीजें होती हैं कि वो किसी की मदद हो जाती है, आपने कोई काम किया उससे किसी की हेल्प होगी, बट वो चीज मॉरली करेक्ट नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ, सिंपल वे में समझाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्शन से पहले मान लेते हैं गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले फ्री में राशन बांट रही है सबको। ठीक है, फ्री में राशन बांट रही है गवर्नमेंट इलेक्शन से पहले, तो ठीक है, गरीब लोगों की मदद हो रही है तो हेल्पफुल है लोगों के लिए, बट मॉरली ये गलत है, क्योंकि इलेक्शन से पहले अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप मतलब दूसरी पार्टी का नुकसान कर रहे हो, क्योंकि इलेक्शन से पहले आप बांट के, अनाज बांट के आप अपनी इमेज सुधार रहे हो, मतलब मॉरली आप गलत हो क्योंकि आप इमेज सुधारने के लिए कर रहे हो, बट उससे किसी की हेल्प हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए एक्सपीडियंट वर्ड यूज होता है। ठीक है, तो मैंने सिंपल वे में समझा दिया। इमिनेंट वर्ड हमने पहले देखा, इमिनेंट वर्ड होता है, इमिनेंट का मतलब होता है लाइकली टू हैपन सून, मतलब जल्दी होने वाली चीज के लिए यूज होता है। इम्पेंडिंग का भी यही मीनिंग होता है। एक्सपीडियंट का मतलब होता है कि आप कोई चीज ऐसी है जो किसी के लिए हेल्पफुल तो है, बट अगर हम देखें लार्ज लेवल पे वो मॉरली यह है या कंप्लीटली मॉरल या ऑनेस्ट चीज नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने आपको गवर्नमेंट का ये करने का तरीका समझा दिया, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, अब ना फ्रेजल वर्ब से भी क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। What kind of phrase is the underlined part of the sentence? The diamond is shining brightly that everyone is mesmerized by it. मतलब डायमंड जो है वो शाइन कर रहा था, ब्राइटली चमक रहा था, और सब इंसान उसको देख के mesmerized हो रहे थे। ठीक है, मतलब खुश हो रहे थे काइंड ऑफ। एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या वर्ब फ्रेज। देखो मैंने फ्रेजेस में आपको ये पढ़ाया था, जब मैंने आपको इससे पहले कौन सा एग्जाम था, किसी एग्जाम में फ्रेजेस आने थे, मैंने वहां पर समझाया था। तो ये बेसिकली किसका केस है, पहले खुद ट्राई करो, ये किसका केस है, ये है एक एडवर्ब फ्रेज। कौन सा एडवर्ब फ्रेज, आपको कैसे पता चला एडवर्ब फ्रेज, देखो एडवर्ब वो वर्ड होता है जो क्वालिटी देता है, किसको क्वालिटी देता है, वर्ब को भी दे सकता है, एडजेक्टिव को भी दे सकता है, और किसी एडवर्ब को भी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, देखो क्या बोल रहा है, डायमंड जो है वो शाइन कर रहा है, शाइनिंग, शाइनिंग मतलब ये वर्ब है कि वो चमक रहा है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, क्रिया, जब आप कोई काम, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मतलब बोलना इज वर्ब। ठीक है, मतलब मैं कुछ काम कर रहा हूं तो दैट इज वर्ब। ठीक है, और ब्राइटली मतलब ये एक एडजेक्टिव है, ये इसकी क्वालिटी बता रहा है कि ब्राइटली चमक रहा है। तो जब वर्ब और एडजेक्टिव आपस में मिल जाते हैं ना, दैट इज नोन एज एडवर्ब। तो ये एक एडवर्ब फ्रेज है। कौन सी फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है। ठीक है, शाइनिंग ब्राइटली इज एन एडवर्ब फ्रेज, ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। जब मैं लेक्चर्स लाऊंगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक कंसेप्ट इस पे भी पढ़ा दूंगा। ऐसे मैंने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, टेंसेस पढ़ा हुआ है, नरेशन, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन,
मतलब इंपॉर्टेंट चीजें जैसे आई थिंक चेंज ऑफ वाइस भी पढ़ाए हुए, एक्टिव वाइस पैसिव वाइस भी पढ़ाए हुए हैं, तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें ईडियम फ्रेजेस भी इंपॉर्टेंट बताए हुए तो वो पढ़ाई हुई, उन लेक्चर्स को तो आप देखोगे, और जो एक दो मुझे ऐसे लग रहा है इन कंसेप्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जनरल इंग्लिश में, तो वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपने ठीक करा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। आपने करेक्ट वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। वन हु इंगेज इन एन आर्ट, साइंस, स्टडी, आर्ट, स्पोर्ट फॉर प्लेजर रैदर देन पेमेंट, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग करता हूँ, और अगर मैं टीचिंग किसके लिए कर रहा हूँ, खुशी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि पैसों के लिए कर रहा हूँ। या और कोई खेलता है तो वो अपनी खुशी के लिए खेलता है और ना कि पेमेंट के लिए, तो ऐसा ऐसे पर्सन के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है? अमेटर, ड्रामेटिस्ट, प्रोवोकेटर और प्रोफेशनल, तो कौन सा वर्ड इनके लिए यूज होता है? ठीक है, बताओ। सिंपल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आनी चाहिए, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन है अमेटर। अमेटर बोला जाता है कि जब अमेटर वो पर्सन होता है जो किसी काम को अपनी खुशी के लिए करता है, अपने शौक के लिए करता है, ना कि पैसों के लिए करता है, ठीक है, ये वर्ड याद करना। ड्रामेटिस्ट वो होता है जो प्लेस लिखता है, हु राइट प्लेस, ठीक है, तो ये याद करना, हु राइट प्लेस। प्रोवोकेटर की बात करें, प्रोवोकेटर कौन है? प्रोवोक करने वाला यार, जो आपको प्रोवोक करे, ठीक है। प्रोवोक करने वाले होते हैं ना, आपके बहुत होंगे पर्सन्स लोकेलिटी में या आपके रिलेशन में जो हर बात में प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं आपको, उनके लिए प्रोवोकेटर वर्ड यूज होता है, ठीक है। प्रोफेशनल तो प्रोफेशनल होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। दिस इज क्लियर, तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, यहां से 3 वर्ड सीख लिए। अमेटर मतलब वो पर्सन जो इंगेज है किसी आर्ट में, साइंस में, स्टडी में, किसी भी चीज में खुशी के लिए, ना कि पेमेंट के लिए। ड्रामेटिस्ट जो प्लेस लिखता है, प्रोवोकेटर जो प्रोवोक करता है, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने याद रखे। अब आपको इसका एंटोनियम बताना है। एंटोनियम बताना है किस वर्ड का? जियोपार्डी। तो जियोपार्डी वर्ड का आपको एंटोनियम बताना है, ठीक है। जियोपार्डी का आपको एंटोनियम बताना है। एस्केपेड, रिवेलरी, पेरिल या सेफ्टी, तो बताओ। देखो जियोपार्डी का जब तक आपको मीनिंग नहीं पता तो आप इसका एंटोनियम नहीं बता सकते, पहले तो आप खुद ट्राई करो दिमाग लगा के। बट जियोपार्डी देखो, मैंने एक चीज नोट करी है, डिफरेंट पीछे एग्जाम, जैसे जेकेपी कांस्टेबल का भी एग्जाम देखो, जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम से एक चीज सीखने वाली है, ठीक है। जो आप एसआई वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, जेकेपी एसआई वाले जो बच्चे हैं, एक चीज मेरे ध्यान से सुनना। अब ट्रेंड चेंज हो गया, अब जेके एसएसबी का ट्रेंड चेंज हो गया है। क्या चेंज हुआ है? अब आपने देखा होगा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे जीएस का पोर्शन होगा उसमें स्टेटमेंट वाइज, अब आपके जनरल साइंस में तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आएंगे, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी मैं आपको ट्राई करूंगा। पहले देखो, मेरा पहला मकसद ये वाले पीवाईक्यूज लाना एसआई का इसलिए था ताकि आपको पता चले बेसिकली पढ़ना क्या है। अब इसके बाद ये लेवल, अब उतना लेवल नहीं रहा, अब जेके एसएसबी का लेवल बढ़ गया है, तो अब क्वेश्चंस भी स्टेटमेंट वाइज थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आप इस लेवल में नहीं चल सकते। वो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, आपको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट आपको ये समझना है कि अब आपको ट्रेंड है, जैसे फॉर एग्जांपल जेकेपी कांस्टेबल में इसलिए बोल रहा हूँ, जेकेपी कांस्टेबल में जो क्वेश्चन आए थे साइनोनियम, एंटोनियम, मीडियम फ्रेजेस, वो बहुत इजी नहीं आए थे, वो मीडियम से हार्ड लेवल के थे, ये बात मेरी याद रखना। तो अब आपको थोड़ा इम्फेसाइज करना है इन चीजों में, ठीक है। आप बिल्कुल भी लाइट, ये नहीं है कि इंग्लिश आती है तो बिल्कुल लाइटली ले लो, ऐसा करोगे तो फिर काम नहीं बनने वाला, ठीक है। जियोपार्डी का मतलब होता है आपको, मतलब एक डर होना ना, डर होना आपके अंदर, किसका? इंजरी का, या किसी चीज के नुकसान होने का, या कहीं लग जाने का, कोई हार्म होने का, उसके लिए जियोपार्डी वर्ड यूज होता है, ठीक है। जियोपार्डी वर्ड किसके लिए यूज होता है ये याद कर लो फ्यूचर के लिए। जियोपार्डी का साइनोनियम भी पूछ सकता है, डेंजर ऑफ इंजरी, ठीक है, इंजरी या लॉस या हार्म बोल सकते हैं, उसके डेंजर को बोलते हैं जियोपार्डी, ठीक है। अब आपको बताना है इसका एंटोनिम, उल्टा बताना है। एस्केपेड, रिवेलरी, पहले इनका मतलब नहीं भी पता होता है ना, तो इसका एंटोनिम बेसिकली सेफ्टी था। मतलब आपका जियोपार्डी का मतलब क्या है? आपको लगने की, इंजरी का चांस होना, उसका डर होना, तो सेफ्टी में मतलब उसकी सेफ्टी है, मतलब अब आपको डर नहीं, आप सेफ हो, तो इसका एंटोनियम यही था, ठीक है। बट हमारे लिए सिर्फ इतना पढ़ना जरूरी नहीं है, हमारे लिए एस्केपेड भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। एस्केपेड मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे आप कोई एडवेंचरस काम करते हो ना, जैसे कोई स्कूबा डाइविंग कर रहा है या पैराग्लाइडिंग कर रहा है या कुछ ऐसे कुछ एडवेंचरस चीजें होती हैं जिसमें रिस्क होता है, ठीक है, उसके लिए एस्केपेड वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। एस्केपेड वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? कोई एडवेंचरस एक्ट जिसमें रिस्क हो, उसके लिए एस्केपेड वर्ड यूज किया जाता है। इस रिस्क से मुझे एक चीज याद आई है, मैं आपके साथ एक छोटा सा इंसिडेंट शेयर करता हूँ। जब मैं अपना बीएससी कर रहा था ना, बीएससी के टाइम पे, बड़े पुरानी देर नहीं है, मैं कोई ओल्डन एरा का बंदा नहीं हूँ, अभी थोड़ी पुरानी बात है, जब मेरा बीएससी हो रहा था, तो बीएससी में ना फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते थे, ठीक है, फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स होते थे। आई वाज गुड एट फिजिक्स, ठीक है, मुझे इंटरेस्ट था फिजिक्स में ना, तारे वारे जोड़ने में।
तो हम देखो 2 मिनट आपके लूंगा, मुझे अपनी एक छोटी सी बात सुनानी है। रिस्क रिस्क से मुझे कुछ याद है, वो अभी तक स्टेटमेंट मेरे दिमाग में है। तो फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, मेरा एक फ्रेंड है ना, वो मतलब थोड़ा फिजिक्स में कमजोर था। ऐसे वो बहुत इंटेलिजेंट, 2 बार उसने यूपीएससी के मेंस दे दिया और मोस्ट प्रोबेबली वो आईएएस बनेगा। तो उसमें क्या था कि उसका मतलब फिजिक्स में हाथ तंग था। तो हम प्रैक्टिकल कर रहे थे, तो मैंने प्रैक्टिकल में क्या किया कि वायर्स जोड़ रहे थे हम, तो मैंने उसको ऐसे ही डराने के लिए बोल दिया। मैंने कहा इस वायर को हाथ मत लगाना, इसमें रिस्क है। मतलब ऐसे ही बोला था क्योंकि रिस्क नहीं था, मुझे पता है उसको डराने के, वो बहुत डरता था, उसको फिजिक्स के कंसेप्ट नहीं थे। मैंने कहा इसको वायर को हाथ नहीं लगाना, इसको रिस्क है। तो हमारे सर ने सुन ली ये बात, जो हमें प्रैक्टिकल करवाए थे। तो उन्होंने मेरा नाम लेके बोला कि रिस्क है तो इश्क है, ठीक है। तो मैं उसका उल्टा स्टेटमेंट लेके चलता हूँ, इश्क है तो रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। वहां से मुझे याद आया, अभी भी वो मेरा फ्रेंड जब भी मिलता है ना, मेरे को फिजिक्स की बात होती है, वो बोलता है रिस्क है तो इश्क है। तो आपने ये इतना नहीं इसमें आगे जाना है, बट ये चीज रिस्क से मुझे याद आ गया, तो मैंने आपको छोटी सी बात सुना दी। एक अपना ही देखो, अगर आप ऑफलाइन क्लास में मेरे सामने होते तो शायद हम कुछ बात भी करते। आपकी भी मैं देखता, चेहरे देख के आपको मुझे पता चलता अब आप बोर हो रहे हो, तो मुझे कैसे आपके साथ डील करना है, क्या कुछ सुनाना है या कुछ वैसा। अब मुझे कुछ पता नहीं है, आप कैसे लेट के सुन रहे हो, बैठ के सुन रहे हो, आग सेकते सेकते सुन रहे हो, क्योंकि श्रीनगर में ठंड भी बहुत है, कैसे पढ़ रहे हो। बट चलो, फिर भी अपने एंड पे तुम्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। एस्केपेड आपको समझ आ गया कि एडवेंचरस एक्ट में रिस्क है, उसके लिए एस्केपेड वर्ड यूज होता है, ठीक है। रिवेलरी का मतलब क्या होता है? रिवेलरी का मतलब होता है जब मतलब आप कोई चीज सेलिब्रेशन करते हो तो बड़ा शोर शराबे से, ठीक है। जैसे वो हनी सिंह का गाना आंटी पुलिस बुला लेगी, ठीक है, वो वाला गाना नहीं है जो जिसमें पार्टी फिर भी चलेगी, तो मतलब वो वाला। तो नाइसी सेलिब्रेशन जब आप करते हो ना, उसके लिए रिवेलरी वर्ड यूज होता है, ठीक है। और पेरिल वर्ड भी यूज होता है ग्रेट डेंजर के लिए, जहां पर बहुत खतरा हो, उसके लिए भी पेरिल वर्ड यूज होता है। ये पेरिल वर्ड याद करना है, मुझे ऐसा लगता है पेरिल पूछ सकता है, पेरिल ग्रेट डेंजर के लिए यूज होता है। रिवेलरी मैंने आपको बता दिया कि जब आप नाइसी वे में सेलिब्रेशंस करते हो। एस्केपेड भी मैंने आपको बता दिए। ऐसे ऐसे देखो, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये जनरल इंग्लिश के एंटोनियम साइनोनियम हो गया, इडियम फ्रेजेस, भाई ये ऐसे ही तैयार होते हैं पीवाईक्यू देख देख के। ऐसे तो कितने पढ़ लोगे आप, पीवाईक्यूज के क्वेश्चन देखोगे, उनके साथ जो ऑप्शन है उनको देख लोगे, तो आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो भगवान भरोसे, ऐसे चलना होता है इनमें, ठीक है। अब ये तो हमने कर चुके हैं, ये वापस रिपीट हो गया। शाइनिंग ब्राइटली मतलब एडवर्ब फ्रेज था, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। इसमें अमेचर था, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द एप्रोप्रिएट क्वांटिफायर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब क्वांटिफाई लगा, क्वांटिफाई मतलब जो क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटी को बताता है, उसको क्वांटिफायर बोलते हैं। आई हैव गॉट डैश कॉफी बट आई हैवंट गॉट एनी शुगर, ठीक है। आई हैव गॉट डैश कॉफी बट आई हैवंट गॉट एनी शुगर। देखो एनी भी यहाँ पे एक क्वांटिफायर है, ठीक है। यहाँ पर आपको दूसरा क्वांटिफायर, आई हैव गॉट फ्यू कॉफी, आई हैव गॉट नो कॉफी, आई हैव गॉट सम कॉफी, आई हैव गॉट ईच कॉफी। ये तो सेंस ही नहीं बना रहा है। आई हैव गॉट नो कॉफी तो आ ही नहीं सकता ना, वो बोल रहा है आई हैव गॉट डैश कॉफी बट आई हैवंट गॉट एनी शुगर, उसको शुगर नहीं मिली है, इसका मतलब उसको कॉफी मिली है, तो नो तो नहीं आएगा। आई हैव गॉट फ्यू कॉफी या आई हैव गॉट सम कॉफी। देखो इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो ऑप्शन सी था, आई हैव गॉट सम कॉफी, ठीक है। अब कैसे आपने इस क्वेश्चन को पहचाना कि सम आएगा? देखो एक चीज, इतना डीप नहीं जाऊंगा क्वांटिफायर में, जो पढ़ेंगे चीजें तो देखेंगे। तो सम और जो एनी है, इसमें क्या डिफरेंस है, कहां पर कौन सा यूज होता है? देखो सम यूज होता है जब कोई सेंटेंस के पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात हो रही होगी, ठीक है। मतलब यहां पर उसको कॉफी मिली है, पॉजिटिव वे में है, यहां पर उसको नहीं मिली है। जब भी नेगेटिव कंटेक्स्ट में बात होगी, आप एनी यूज करोगे। तो एनी स्टैंड्स फॉर नेगेटिव कंटेक्स्ट, ठीक है। एनी स्टैंड फॉर बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप और सम स्टैंड फॉर बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव कंटेक्स्ट में सेंटेंस होगा, देखो पॉजिटिव सेंटेंस, आई हैव गेट सम कॉफी, मुझे कुछ कॉफी मिली। आई हैवंट गॉट एनी शुगर, तो आई हैवंट गॉट सम शुगर नहीं आएगा, क्योंकि आपको मिली है शुगर, तो उसके लिए आपने सम लगाया। आपको नहीं मिली है तो आपको एनी लगाना है। तो नेगेटिव कंटेक्स्ट में एनी आएगा, पॉजिटिव कंटेक्स्ट में सम आएगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फ्यूचर में तुम इस क्वेश्चन में गलती नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाते हैं, तब आपको मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट देखो, चूज द टाइप ऑफ सेंटेंस। हाँ देखो, मैं एक चीज नोट करूं, मैंने जेकेपीएसआई के एग्जाम में ये नोटिस करा है। देखो अब मैं सारे क्वेश्चन तो नहीं ले पाया ना, क्योंकि कितने शिफ्ट्स में एग्जाम हुए, कितने क्वेश्चन हुए, क्योंकि मुझे पता है कि इस एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनका लेवल उतना बड़ा नहीं था, ठीक है, इंग्लिश के, इसलिए मैं एक ही सेशन लाऊंगा। बाकी मैं आपको जेकेपी के पढ़ा दूंगा, कांस्टेबल के क्वेश्चन पढ़ा दूंगा इंग्लिश के, ठीक है। और बाकी हम लेक्चर्स करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन बहुत आए थे कि बताना है कि इनमें कौन सा सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है,
और कंपाउंड है। आपको ना सेंटेंस पहचानने आने चाहिए। देखो आपने किन टॉपिक्स में फोकस करना है, एक टाइप ऑफ सेंटेंसेस पे फोकस करना है, प्रीपोजिशन हो गई, आर्टिकल्स हो गए, टेंसेस हो गया, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज हो गए, वो नरेशंस होगी, मतलब ऐसे में फोकस करना है, एंटोनियम साइनोनियम्स, उसके बाद एरर डिटेक्शन वाली जो वर्ब्स सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, ऐसे टॉपिक्स में ज्यादा फोकस करना है। तो अब ये क्वेश्चन था, पुलिस कॉट द थीव्स हु लूटेड द बैंक। बताओ कौन सा सेंटेंस है। पुलिस ने उन चोरों को पकड़ा जिन्होंने बैंक को लूटा था। ठीक है बताओ, ठीक है बताओ इसमें कौन, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, कंपाउंड है, या नन ऑफ दीज है। ठीक है बहुत सिंपल का, जिन सेंटेंस में हु विच ये यूज होता है ना, इवन दो, ऑल दो, सिंस, ये सारे ना कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में आते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, सिंपल तो सिंपल है, वो तो इजी होता है। सिंपल और कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में मेन डिफरेंस बताऊं, कंपाउंड सेंटेंसेस में ना दोनों इंडिपेंडेंट अपने दोनों सेंटेंस आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, कंजक्शन के थ्रू जुड़े होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, देखो कंपाउंड समझा रहा हूं, आई रियली नीड टू गो टू वर्क। ठीक है एक सेंटेंस में ये लिखता हूं, और दूसरा ध्यान से समझो यार, थोड़ा टाइम दिया करो, जो पढ़ा रहा होता है ना ये नहीं बोला करो सर सिर्फ आंसर बताओ और निकलो। आई एम टू सिक टू ड्राइव। ठीक है ये दो सेंटेंस में लिख दिए। एक है आई एम टू सिक टू ड्राइव, मतलब मैं बहुत बीमार हूं, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। दूसरा सेंटेंस है आई रियली नीड टू गो टू वर्क, मतलब मुझे काम में जाने की जरूरत है। ये दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। ठीक है ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर आई रियली नीड टू गो टू वर्क को आई एम टू सिक टू ड्राइव की जरूरत नहीं है, आई एम टू सिक टू ड्राइव को आई रियली नीड टू गो टू वर्क की जरूरत नहीं है। ठीक है बट अगर इन दोनों के बीच में बट लगा देता हूं, ठीक है इसको आप देखो, ये बन गया आपका कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है आई रियली नीड टू गो टू वर्क, मुझे काम में जाने की बड़ी जरूरत है, बट आई एम टू सिक टू ड्राइव, मतलब मैं बहुत बीमार हूं, मैं ड्राइव नहीं कर सकता। ठीक है कहने का मतलब एक कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन होती है वो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को आपस में जोड़ती है। ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकते थे, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंप्लेक्स में पता क्या होता है, कंप्लेक्स में कम से कम एक इंडिपेंडेंट होता है और दूसरा उस पर डिपेंड होता है। ठीक है द पुलिस कॉट द थीव्स, ये अपने आप में कंप्लीट है, पुलिस ने चोरों को पकड़ लिया है। ठीक है अब देखो हु लूटेड द बैंक, अब लूटेड द बैंक अगर मैं इतना रखता हूं सिर्फ, ठीक है लूटेड द बैंक रखता हूं, तो भाई ये तो डिपेंड है ना इस पे, ये लूटेड द बैंक अपने आप में कंप्लीट इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंड है इसमें, बट ये इंडिपेंडेंट है, और उनको जोड़ कौन रहा है, हो, तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है देखो ऐसे याद करने के, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इवन दो, ऑल दो, सिंस, ये सब यूज होता है। बट आप इतना याद रखो कि मैं पढ़ाऊंगा जब सेंटेंसेस में, ये पढ़ा दूंगा कंपाउंड, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, मेरे दिमाग में रहेगा, और आप भी मुझे याद करवाओगे जब इंग्लिश के लेक्चर्स आएंगे, तब तक आप इंग्लिश की मैं प्लेलिस्ट अभी बता दूंगा, उसको कवर करोगे। ठीक है देखो आपने क्या करना है, आपने ये याद रखना है कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट जुड़े होते हैं। ठीक है अपने आप में भी वो कंप्लीट है, ये अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, ये अपने आप में बट से जुड़ा है, बट वहां पर एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसे याद कर लेना है। ठीक है दिस इज क्लियर, कोई इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द एप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। बताओ एप्रोप्रिएट कॉन्टिन्यूशन बतानी है। आई डिडेंट गो टू वर्क, आई डिडंट गो टू वर्क, डिडंट नहीं होता डिडंट होता है, या तो डिड नॉट बोल दो या डिडंट बोल दो। आई डिडंट गो टू वर्क, कभी कभी ना ऐसे मतलब हम मतलब मैं तो काफी इंग्लिश गलत ही बोलता हूँ, तो आई डिडंट होता है, डिडंट नहीं होता। ठीक है आई डिडंट गो टू वर्क बिकॉज, ठीक है मतलब मैं काम पे नहीं गया, या क्यों नहीं गया, आई वर नॉट फीलिंग। देखो आई के साथ वर्ड जब लग गया ना तो मतलब समझ जाना ये कोई इमेजिनरी बात कर रहा है, तो यहाँ पे इमेजिनेशन का कुछ नहीं है। ये बोल रहा है कि आई डिडंट गो टू वर्क क्योंकि मैं बीमार हुआ होऊंगा तभी मैं काम पे नहीं गया, तो मैं पास्ट में काम पे नहीं गया। आई हैवंट फीलिंग वेरी वेल, ये प्रेजेंट में बात होगी, बट ये पास्ट में बोल रहा है तो ये तो नहीं आएगा। आई डिडेंट फीलिंग वेल, ये तो बन ही नहीं रहा। आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेल, ठीक है आई डिडेंट गो टू वर्क बिकॉज आई वॉजंट फीलिंग वेरी वेल, मतलब मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा था इसलिए मैं काम पे नहीं गया। ठीक है तो दोनों पास्ट में हो गए, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। डैश एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू, इज दिस द वे यू ट्रीट मी। बस ये लाइन याद कर लो। ठीक है जब कोई जिंदगी में धोखा करे उसको ये लाइन सुना देना। ठीक है जब भी कोई जिंदगी में धोखा करेगा ना ये लाइन उसको सुना, रट लो ये लाइन। ठीक है पहले इसको आंसर करो। अनलेस एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू इज दिस द वे यू ट्रीट मी, सेंस ही नहीं बना रहा, और स्नून्स कुछ नहीं। आफ्टर आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू इज दिस द वे यू ट्रीट मी, मतलब तुम्हारे लिए इतना कुछ कर दिया उसके बाद भी तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो,
आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू इज दिस द वे यू ट्रीट मी। अगर इंग्लिश नहीं आती ये लाइन चेप लेना, ठीक है। आफ्टर एवरीथिंग आई हैव डन फॉर यू इज दिस द वे यू ट्रीट मी, ठीक है। ये आप याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिसनिंग इज डैश। देखो जो भी इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन आए थे ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वो बड़े इजी थे। लिसनिंग इज डैश an accurate perception of what is being communicated, hearing sounds, responding to a message, sound waves reaching the ear। ये तो ऐसी फूड है, ये भी फूड है। hearing sounds, ये भी फूड है। ये है लिसनिंग का मतलब। देखो एक होता है हेयरिंग, हेयरिंग का मतलब सुनना, लिसनिंग का मतलब सुनना समझना। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने जो मैसेज भेजा उसको मैंने सुना, उसको इंटरप्रेट भी करा, उसको मुझे अच्छे मतलब जो वो कहना चाहता था वही चीज मैंने रिसीव करी, उसको बोलते हैं लिसनिंग। इसलिए बोलते हैं एक अच्छी लिसनिंग स्किल होनी चाहिए। लिसनिंग स्किल मतलब अगर मैं पढ़ा रहा हूं आपने सुनना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको समझना, ये सारा लिसनिंग में आता है। एन एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड, जो कम्युनिकेट किया उसको एक्यूरेटली परसीव करना, उसके लिए यूज किया जाता है हमारा जो है। ये चीज भी आपने याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। हाँ, ये एरर डिटेक्शन के वो था क्वेश्चन आते हैं। द कॉलेज, देखो यहीं पर ध्यान से सुनना, आपको सेंटेंस पढ़ते हुए ही गलती दिख जाएगी। मेरे को दिख जाती है, आपको भी दिखनी चाहिए। द कॉलेज ऑफर ऑल द कोर्सेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी बट नो कोर्सेज ऑफ साइंस, ठीक है। द कॉलेज मतलब एक कॉलेज की बात हो रही है। ऑफर, ऑफर आपको पता है द कॉलेज सिंगुलर बात हो रही है तो ऑफर्स होना चाहिए। अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस और ई एस आना इज मैंडेटरी, यहां पर नहीं आया। कॉलेज का ऑफर आना, ऑफर्स आना चाहिए। तो द कॉलेज ऑफर लिखा था, मतलब इसमें गड़बड़ है। इधर आना चाहिए था द कॉलेज ऑफर्स। क्या आना चाहिए था? द कॉलेज ऑफर्स ऑल द कोर्सेज ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी बट नो कोर्सेज ऑफ साइंस, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया होगा इसमें क्या गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। आई होप आप खुद भी कर रहे हो यार, पहले क्वेश्चन सिर्फ एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो। द डॉग पाउंस्ड इन द थीफ व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे। कुत्ते ने क्या किया? कुत्ते ने चोर के ऊपर झड़प की, मतलब उसके ऊपर अटैक किया, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब बताओ गलती किसमें? द डॉग पाउंस्ड, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल स्टेटमेंट है। पाउंस्ड होता है मतलब झड़पना या अटैक करना। इन द थीफ व्हेन ही ट्राइड टू रन अवे, भागने की कोशिश कर रहा था। व्हेन ही ट्राइड, जब वो कोशिश कर रहा था। इन द थीफ, थीफ के अंदर नहीं, ऑन द थीफ, ऑन द थीफ, ऑन द थीफ, ऑन द थीफ, ऑन द थीफ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बता रहे एरर किसमें है? एरर इसमें है, इन द थीफ नहीं आएगा, ऑन द थीफ आएगा, ठीक है। देखो अगर आपने पढ़ा होगा, इन ऑन प्रीपोजिशन पता होंगी तभी तो गलतियां निकलेंगी। टेंसेस पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा एस और ईएस कैसे लिखेगा, तभी तो एरर ऑफ डिटेक्शन होना था वहां पे। अगर नहीं पढ़ा तो कैसे होगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैंने लेक्चर जो है लास्ट में यहाँ पे पहले देख ही लेते हैं यार, फिर आएंगे वापस पढ़ने के लिए। पढ़ाऊंगा, ये सारे क्वेश्चन पढ़ा के जाऊंगा, टेंशन मत लेना, कहीं नहीं भाग रहा मैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाना, जनरल इंग्लिश करके प्लेलिस्ट है, वहां पर लेक्चर पड़े हुए सारे लगा लेना, कोई भी नहीं छोड़ना। मतलब आई थिंक 30 एक वीडियोस हैं। तो जेकेपीएसआई के लिए मैं ऐसे जनरल इंग्लिश जेकेपीएसआई करके भी बना दूंगा, बट आप पहले भी जाके देख लें जनरल इंग्लिश की प्लेलिस्ट में। देखो आर्टिकल्स की 2 वीडियोस में आर्टिकल्स कवर है, पहले में कंसेप्ट, दूसरे में एमसीक्यूज, फिर प्रोनाउंस है, प्रीपोजिशंस हैं, फिर इडियम फ्रेजेस की 2-3 वीडियोस पढ़ी, ऐसे वीडियोस पढ़िए, 30 वीडियोस है, मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जो 2-3-4 मुझे लगेंगे बाद में पढ़ाने में पढ़ा दूंगा, अभी इसको 1-2 दिनों में कवर कर देना। अभी बाकी पोर्शन आ रहे हैं, कल से कोई और पोर्शन आ जाएगा, फिर आपके रह ही जाते हैं। जैसे मैंने आपको मैथ और रीजनिंग के आप जेकेपीएसआई वालों को शेयर कर दिए, मैथ रीजनिंग कवर करो, आपका पीवाईक्यू का सेशन आने वाला है एक और। अब मैंने पहले सिंपल क्वेश्चन लाए थे, अब मैं थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा आने वाले दिनों में, तो आपने वो कवर कर लेना पहले ही। देखो नेक्स्ट, देखो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेज इज द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बताओ कौन सा फ्रेज है? द ग्लास वाज फुल ऑफ वाटर व्हेन इट स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड। जब उसके हाथ से ग्लास छूटा तो पानी से भरा हुआ था, ठीक है। बताओ क्या वर्ब फ्रेज है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशनल है, प्रपोजिशनल फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है? देखो यार सिंपल है, फुल ऑफ वाटर ये विशेषता बता रहा है। क्या विशेषता बता रहा है? ये पानी जो है, पानी का गिलास भरा हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरह का एडजेक्टिव फ्रेज है। कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है? ये सिंपल क्वेश्चन था यार, आपको कर लेना चाहिए था खुद ही। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर भी हमें बताना है कौन सा एरर है, और अगर नो एरर है तो हम बताएंगे। ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना चाहिए। बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट, मनीषा जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। नो एरर। बताओ क्या इसमें मतलब डी मतलब नो एरर है। बिफोर शी हैड टू थिंक अबाउट इट, मनीषा जम्प्ड इनटू द स्विमिंग पूल। मतलब इससे पहले कि वो कुछ सोचती, उससे पहले मनीषा ने जंप कर, मतलब मनीषा ने सोचने पहले जंप कर दिया स्विमिंग पूल में, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो डी इज द करेक्ट वन, कोई एरर नहीं है इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिक आउट द करेक्ट वर्ड दैट डिस्क्राइब अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग। तो हमें बताना है कि देखो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हैं जो अपने आप में कंप्लीट हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं, पैराग्राफ बनाते हैं या स्टोरी। आपको पता है एक सिंपली आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज सम सेंस। ये आपने सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सम सेंस। तो वही बोल रहा है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कंप्लीट इन इट्स मीनिंग, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आए थे। नेक्स्ट ये देखो, वी आर टू सम एक्सटेंट इन अ चिकन एंड एग सिचुएशन। भाई ये तो आना चाहिए ना, मुर्गी आया या पहले अंडा आया, वो तो सुना है ना, पहले मुर्गी आई पहले अंडा आया, क्या है इस चीज की। वो इधर कुछ ऐसे कुछ हो ना जो मुर्गी मुगरी बोलते हैं, तो मुगरी आई पहले अंडा आया। ये एक तरह की क्या है, ये एक तरह की कंफ्यूजन है जो सॉल्व नहीं हुई। तो ये क्या इसका मीनिंग था, चिकन एंड एग सिचुएशन, तो मतलब रिलैक्स, विजिबल, कंफ्यूजन या मोटिवेशन, कंफ्यूजन। ठीक है, ये इडियम फ्रेज तो बड़ा इजी आ गया, बट इडियम फ्रेज आज के टाइम पे इजी आ नहीं रहे हैं, थोड़े डिफिकल्ट आ रहे हैं, तो आपको हर तरह के प्रिपेयर करना है। 2-3 क्वेश्चन रह गए, थोड़ा कंसंट्रेट करो, लेक्चर कंक्लूड होने वाला है, बोर नहीं होना। मिस्टर बिश्नोई हैज बीन लिविंग इन खेड़ा विलेज सिंस 1995। वाह, पूछा ये कौन सा टेंस है, भाई जिसने भी टेंसेस पढ़े होंगे उसको पता चल गया। सिंस 1995 हैज बीन लिविंग, हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी कहां पे आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, हैज बीन है ना, हैज बीन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, इसे ज्यादा बता नहीं रहा हूं। रीअरेंज द ग्रामेटिकल करेक्ट, मैं रीअरेंज करना है इनको। अबाउट माई टेस्ट माई टीचर आस्क्ड मी नॉट टू वरी, भाई ये तो सोचने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये अबाउट से स्टार्ट है, आज से स्टार्ट है, नॉट टू, इसको छोड़ो, माई टीचर से स्टार्ट करो। माई टीचर ने मुझे कहा होगा, आस्क्ड मी अबाउट माई टेस्ट नॉट टू वरी सो मच। ठीक है, माई टीचर, देखो ध्यान से सुनो, माई टीचर आस्क्ड मी नॉट टू वरी सो मच अबाउट माई टेस्ट। ठीक है, माई टीचर, सेंस बनाओ ना यार, माई टीचर आस्क्ड मी नॉट टू वरी सो मच अबाउट माई टेस्ट। तो कौन सा है इसका करेक्ट, पहले आ गया हमारा क्यू, देन आर, देन एस एंड देन पी। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन आपने खुद ही करवा दिए, इसलिए करवा रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि जब आप पढ़ रहे होंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन की स्लाइड आती है, आप उसको पॉज करते हो, अपना दिमाग लगाते हो, फिर मैं अपना दिमाग लगा के तुम्हें समझा देता हूँ। नेक्स्ट देखो, आई हैव गॉट डैश कॉफी बट आई हैवंट गॉट, ये कवर हो चुका है। देखो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, पता है बहुत सारे क्वेश्चन थे, वहां से स्क्रीनशॉट लेना, फिर पीडीएफ बनाना, मतलब बहुत टाइम, और आज मतलब वैसे ही मेरा बहुत बिजी शेड्यूल था, तो जल्दबाजी में काम हुआ ताकि 2-3 क्वेश्चन रिपीट हो गए। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, फ्यूचर में मैं कोशिश करूंगा ऐसा नहीं होगा। आई हैव गॉट सम कॉफी बट आई हैवंट गॉट एनी शुगर। ये देखो, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आई थिंक फॉर द लेक्चर। वी लोकेटेड द की डैश द लॉग, वी लोकेटेड द की डैश द लॉग, लास्ट क्वेश्चन है। वी लोकेटेड, हमने कीज को लोकेट कर लिया, कीज ढूंढ ली, ड्यूरिंग द लॉग, अनलेस द लॉग, since the log, for the log, we located the key for the log। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, इसमें तो कुछ समझाने वाला भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इज क्लियर। तो जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन बहुत इजी आए थे इस एग्जाम में, बट अब इतने इजी नहीं आ रहे हैं, तो अब जेकेपी कांस्टेबल के क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपको कुछ थोड़े ट्रिकी इंग्लिश के क्वेश्चन दिखेंगे, पढ़ने को मिलेंगे। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे आए थे उनको भी कुछ रिवाइज हुआ होगा। तो जेकेपी एसआई वाले बच्चों के लिए प्लेलिस्ट है जनरल इंग्लिश वाली, जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए भी है, तो आप इसको कवर करो। और आने वाले दिनों में जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स आपको आएंगे। बाकी जेकेपी एसआई वालों के प्रीवियस लेक्चर्स आ रहे हैं, तो आप उनको कवर करो। और जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, आपका कल जो लास्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट है वो होने जा रहा है, तो आप जाके दे सकते हो। और अगर आपने अभी तक इनरोल नहीं करा है टेस्ट में, तो जाओ यार, टेस्ट दो, आप, टाइम है, प्रैक्टिस करना है। सिंपली गूगल में जाओ, सर्च करो awakeningclasses.in, क्या सर्च करना, awakeningclasses.in, वहां पर हमारी वेबसाइट है, वहां पर जाके आप टेस्ट में इनरोल करो, जहां पर आपको 12 के करीब सेक्शन टेस्ट और 2 फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप उन टेस्ट को एंजॉय कर सकते हो। बाकी अगर आपको अभी तक मेरे साथ जुड़े और आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो यू कैन सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग आवर यूट्यूब चैनल, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप में कोई भी इन्फॉर्मेशन में शेयर करता हूँ, और टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ वगैरह शेयर हो जाती है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।